नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चौहान वंश की बात कर रहे थे और चौहान वंश में हमने उनकी उत्पत्ति और शाकंभरी के चौहान पढ़ लिए थे और अजमेर के चौहानों की हम बात कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज उस महान योद्धा की भी बात करेंगे जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शासक हम देखते हैं आज पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, क्योंकि हमने विग्रहराज चतुर्थ तक कल पढ़ लिया था अभी। उसके बाद अगला जो शासक है वो है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय 1164 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक का समय पीरियड रहता है इनका। इनकी मुख्य बात एक ही है कि तुर्की आक्रमण की सुरक्षा के लिए, तुर्की आक्रमण से सुरक्षा के लिए पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी जीत लिया। हांसी जीता वह अपने मामा गोहिल वंशीय या गोहिल वंश कलहन को नियुक्त किया। बस इतनी सी बात निगाह रखनी। इनकी एक ही बात है कि इनके समय में एक तुर्क आक्रमण की आशंका थी। उस तुर्क आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने हांसी क्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है उसको जीता और वहां अपने मामा गोहिल वंश किलहन की नियुक्ति कर दी वहां। नेक्स्ट जो राजा है वो है सोमेश्वर। अगला जो हमारा शासक रहेगा वो है सोमेश्वर चौहान। 1169 से 77 ईस्वी। 1169 से 1177 ईस्वी। अर्णोराज के जो पिता है, सोमेश्वर के जो पिता है वो है अर्णोराज और इनकी जो माता है उनका नाम है कांचन देवी। क्योंकि कल हमने अर्णोराज का जो एक रानियों का चार्ट बनाया था उसमें हमने बात की थी कांचन देवी की, तो सोमेश्वर जो है वो कांचन देवी का पुत्र है। नेक्स्ट इनकी अगर हम बात करें, सोमेश्वर शासक बनने से पहले गुजरात शासक जयसोम या कुमारपाल का दरबारी था। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि सोमेश्वर अपना शासन ग्रहण करने से पहले गुजरात के जयसोम या कुमारपाल का क्या था, दरबारी था। नेक्स्ट सोमेश्वर ने अपने और अपने पिता की मूर्ति बनवाई और नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था भी इन्होंने। नेक्स्ट सोमेश्वर ने अपनी वह अपने पिता की
मूर्ति बनवाई और नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। तो सिंपल सी बात, हो सकता है एग्जाम में सीधा सा प्रश्न कोई पूछ ले, वह चौहान शासक जिसने मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया, तो सोमेश्वर। अब हम बात करते हैं कि सोमेश्वर जो था वो गुजरात के दरबारी विद्वान था या दरबारी था। तो कुमारपाल का एक शत्रु था कोंकण शिलाहार का राजा मल्लिकार्जुन। उसी मल्लिकार्जुन को हराने का काम कौन करता है? सोमेश्वर ही करता है। इसी के बाद कर्पूरी चेदी के नरेश अचलदास ने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ किया। और सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई। क्योंकि मूर्तिकला को क्या दे रहा है? ये प्रोत्साहन। इसीलिए इसने इस मंदिर में 3 मूर्तियां लगवाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। इनकी एक उपाधि है प्रताप लंकेश्वर, वो भी हमें याद रखनी है। और एक इनकी बात है कि इनके समय में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। तो ये समस्त बातें हम लिख लेते हैं, पढ़ते हैं साथ के साथ। पृथ्वीराज विजय के अनुसार सोमेश्वर ने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के शिलाहार राजा मल्लिकार्जुन को पराजित किया। मल्लिकार्जुन को पराजित किया। नेक्स्ट, कलचूरी नरेश या चेदी राजा अचलदास ने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर से किया। सोमेश्वर के साथ किया। सोमेश्वर के साथ किया। नेक्स्ट इनकी जो बात थी, सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। वह इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट हमने देखा कि इनकी उपाधि,
इनकी उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर, ठीक है। और सोमेश्वर के समय में ही बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं भी। सोमेश्वर के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया। अभिलेख लगवाया गया। लीजिए, ये सोमेश्वर की मुख्य बातें हैं। फिर बाद में सोमेश्वर की हत्या कर दी गई थी। जब सोमेश्वर की हत्या कर दी गई तो सोमेश्वर का पुत्र, जो भारतीय इतिहास में अपना जो महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है, पृथ्वीराज तृतीय, अपने राज सिंहासन को ग्रहण करेगा भी। तो अब हम अगले शासक के रूप में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हम बात करेंगे, जो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक हमारे उत्तर भारत के अंदर शासन करेगा भी। और बाहरी शक्ति जो एक हम देखेंगे कि तुर्क आक्रमण, जो महमूद गोरी है, उसको पहले युद्ध में पराजित करता है और सेकंड युद्ध में थोड़े हम कहें कि पक्षपात कह दो या हम ये कह सकते हैं कि भी कुछ लोगों के बेईमानी की वजह से यह युद्ध हारता है। और उत्तर भारत में हम देखें तो दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो अब हम जिस महत्वपूर्ण शासक की बात करने जा रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म, नॉर्मल सी बात है भी, जन्म कब हुआ पृथ्वीराज तृतीय का? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। अगर हमसे विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो 1223 और ज्येष्ठ माह की द्वादशी के दिन इनका जन्म होता है। फिर हम बात करें जन्म स्थान। जन्म स्थान अनहिल पाटन। अनहिल पाटन। पिता सोमेश्वर। माता कर्पूरी देवी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षिका बनेगी भी। क्या है? संरक्षिका बनेगी भी, क्योंकि जब सोमेश्वर की हत्या होती है उस समय पृथ्वीराज तृतीय की उम्र मात्र 11 साल ही थी। तो अल्प आयु होने की वजह से इसकी मां कर्पूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका बनती है और इनके मुख्य मंत्री हैं जो इनका साथ देते हैं। उसमें पहला कदम्बास या कैमास हम जिसे हम पढ़ते हैं, ये प्रधानमंत्री था। भुवनमल सेना का अध्यक्ष था जो कि कर्पूरी देवी का चाचा था भी। और वामन और सौंड ये मुख्य इनके मंत्री थे। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय अपनी गद्दी को धारण करता है या गद्दी पे बैठता है तो बैठने के साथ ही इसने अपने दुश्मन बनाने शुरू कर लिए थे, क्योंकि इसके समय में अनेकों विद्रोह पड़ेंगे, विद्रोह होंगे। उन विद्रोह की श्रेणी में हम देखें तो इसके खुद के भाई नागार्जुन और अपरगंगे, भंडानक जनजाति, महोबा का युद्ध, नागौर विद्रोह है, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में संघर्ष, और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इनके या इन सभी को हम क्रमबद्ध अब पढ़ते जाएंगे भी।
तो कर्पूरी देवी क्या है, इसकी संरक्षिका बनी थी भी। हम नेक्स्ट लिखें तो 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज शासक बना। पृथ्वीराज शासक बना तो उस समय उनकी उम्र 11 साल ही थी भी। इनके मुख्यमंत्री जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया, तो मुख्यमंत्री कौन कौन है भी? मुख्यमंत्री में पहला नाम है कदम्बास, या हम इन्हें कैमास भी कह देते हैं, ये प्रधानमंत्री थे भी। दूसरा भुवनमल, ये सेना अध्यक्ष था इनका। भुवनमल सेना अध्यक्ष था, और ये कर्पूरी देवी का चाचा भी था। कर्पूरी का चाचा भी था। तीसरा कर्पूरी देवी का चाचा भुवनमल, सौंड और वामन, ये इस समय पृथ्वीराज तृतीय के मुख्य दरबारी मंत्री थे। आगे हम देखें तो 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन और अपर गंगे का दमन किया गया था, क्योंकि इन्होंने भी विद्रोह कर लिया था गद्दी को प्राप्त करने के लिए, तो इनका दमन किया गया। और इस दमन में ये कहते हैं कि कैमास ने भी इनकी सहायता की थी। तो पृथ्वीराज तृतीय ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन व अपर गंगे के विद्रोह का दमन किया और इसमें कैमास ने पृथ्वीराज की सहायता की। इसे गुरुग्राम का युद्ध भी कह देते हैं भी, गुरुग्राम युद्ध। बस इतनी सी बात। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा अपने दो भाई नागार्जुन और अपर गंगा का क्या है, दमन किया जाता है। इसी समय भारत में एक बाहरी जाति प्रवेश करती है, बंडानक। बंडानक जो है वो सतलज प्रदेश से आते हैं भी, सतलज प्रदेश पंजाब वाली साइड से। शुरुआत में तो ये हिसार और गुरुग्राम के आसपास ही रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राजस्थान की ओर भी बढ़ना प्रारंभ कर दिया। कहने का अर्थ है हिसार गुरुग्राम होते हुए ये मथुरा, फिर अलवर और भरतपुर और अलवर होते हुए जब ये राजस्थान की ओर बढ़ने लगे तो इनका दमन पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया। तो बंडानक जाति का दमन करता है पृथ्वीराज तृतीय, तो यह भी ध्यान रखें। 1178 ईस्वी सतलज प्रदेश के बंडानक जनजाति
जाति के विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट, बंडानक हिसार गुरुग्राम के बाद मथुरा, अलवर, भरतपुर व अलवर की ओर बढ़ रहे थे। बस, तो बंडानकों का दमन किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने, जो कि सतलज प्रदेश से आई हुई एक जाति थी। शुरुआती दौर में तो ये हिसार और गुरुग्राम के आसपास रहती थी, लेकिन जैसे जैसे ये राजस्थान की ओर बढ़ने लगी तो इस जाति का दमन पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो कुछ समय के बाद अर्थात 1182 ईस्वी में हम देखें तो एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है, जिसे हम इतिहास में महोबा के युद्ध के नाम से पढ़ते हैं भी, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि महोबा या तुमुल के युद्ध के होने के एक मुख्य जो कारण था वो यही था कि कुछ समय पहले पृथ्वीराज तृतीय की सेना एक अभियान से लौट रही थी, तो उसके घायल सैनिकों को परमर्दी देव चंदेल के द्वारा मरवा दिया गया। जब इस बात की खबर पृथ्वीराज तृतीय को चली तो उसने इस बात का बदला लेने के लिए महोबा पर आक्रमण कर दिया। अब इस बात की खबर जब परमर्दी देव के पास पहुंची तो परमर्दी देव के दो मुख्य सेनापति थे, जिनका नाम था आला और उदल। आला और उदल दोनों ही किसी बात से रुष्ट होकर अपने नाना के यहां चले गए थे, तो परमर्दी देव ने उनके पास संदेश भिजवाया कि हमारे राज्य पर पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा आक्रमण की घोषणा कर दी गई है, आप आओ और हमारे साथ युद्ध करो। लेकिन उन दोनों सेनापतियों ने आने से मना कर दिया। जब इस बात का पता उनकी माता को चला तो माता ने अपने बेटों को समझाया कि बेटा, अपने आंतरिक लड़ाइयां अपनी जगह है और हमारे राज्य की लड़ाई के लिए हम इन चीजों को लेकर कभी भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कहने का कि हमें अपने राज्य के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, आपको जाना चाहिए ये आपके आपसी मतभेद हैं, बाहरी शक्तियों को इन चीजों से कभी भी फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो वो अपनी माता के कहने पर आए थे भी वो, और इतने बड़े योद्धा थे कि उनके लिए तो एक कहावत भी है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। भी एक कुत्ता 12 साल जीता है और एक सियार 13 साल जीता है, लेकिन जो क्षेत्रीय धर्म में जो पुरुष है उसका जो मानव जीवन है वो सिर्फ 18 साल का ही माना गया है। 18 साल के बाद का जो जीवन है वो तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार है। इतने बड़े योद्धा थे, तो अपनी मां के कहने पर ये वापस आ गए और परमर्दी देव की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। जीत होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने कुंजवन राय को महोबा का शासक नियुक्त किया। तो इस तरह से ये महोबा के युद्ध की मुख्य मुख्य बातें हैं भी। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध, या हम इतिहास में इसे तुमुल का युद्ध भी कह देते हैं भी। तुमुल का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज थर्ड व परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव के मध्य हुआ था। ठीक है, ये मालवा का शासक था, क्योंकि पृथ्वीराज की सेना जब दिल्ली से अभियान करते हुए वापस लौट रही थी तो आने का रास्ता तो यही था। तो परमर्दी देव ने उन घायल सैनिकों को लूटा भी और मरवा भी दिया, दोनों ही बातें हुई। तो इस बात से गुस्सा होने पर पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा पर आक्रमण किया भी।
कारण, महोबा के युद्ध के कारण की अगर हम बात करें तो एक ही है कि पृथ्वीराज तृतीय की लौटती घायल सेना पर आक्रमण कर सैनिक मरवा दिए। अब हम इनकी मुख्य बात करते हैं तो परमर्दी देव के मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था आला व उदल। आला और उदल, और ये दोनों ही लड़ते हुए वीर गति को क्या है प्राप्त होते हैं। क्योंकि राजस्थान का इतिहास जो है, या राजस्थान के इतिहास में जीतने से ज्यादा हार के चर्चे हुए हैं भी। क्यों? क्योंकि हमारे योद्धाओं को लेकर जो बातें हुई है या उनकी जो वीरताएं हैं वो इतनी महान है कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए शायद शब्द कम पड़ जाए हमारे पास। तो आला और उदल भी उस कड़ी का एक हिस्सा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति थे। पृथ्वीराज तृतीय महोबा का युद्ध जीत गया। वह कुंजवन राय को यहां का शासक नियुक्त किया। लीजिए, 3 बातें पढ़ी हमने। 1178 में 2 बंडानक और नागार्जुन, और 1182 में महोबा, इनका जो युद्ध था वो भी हमने पढ़ा। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का शासक था भीमराज द्वितीय। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का शासक भीमराज द्वितीय। तो इसी समय एक नागौर संघर्ष की हम बात करेंगे 1184 ईस्वी में। इस संघर्ष का मुख्य कारण था आबू नरेश सांखला परमार की पुत्री इछनी। उस इछनी से भीमराज द्वितीय भी विवाह करना चाहता था और पृथ्वीराज तृतीय भी विवाह करना चाहता था, लेकिन जीत हासिल होती है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय शादी कर लेता है। तो देख लो लड़ाई किसके लिए हो रही है अभी, इन छोटी छोटी बातों को। नेक्स्ट, नागौर 1184 ईस्वी। इनके जो कारण है, पहला कारण साम्राज्य विस्तार। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज से पहले भी लड़ाई संपत्ति या साम्राज्य को लेकर थी और आज भी वही है, बस लड़ने का क्राइटेरिया या नजरिया क्या हुआ, चेंज हुआ है। और सेकंड, अगर हम इस संघर्ष की बात करें तो वो थी कि पृथ्वीराज तृतीय व भीमराज द्वितीय आबू नरेश सांखला परमार की पुत्री इछनी से विवाह करना था। और
पृथ्वीराज तृतीय इंचनी से विवाह करते हैं। अब इस युद्ध में, नागौर के युद्ध में जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज तृतीय की, क्योंकि भीमराज द्वितीय तो इसमें असफल रहता है, इसलिए इंचनी के साथ शादी भी पृथ्वीराज तृतीय की होती है भी। लेकिन इनका संघर्ष चल रहा था, क्योंकि हमने अर्णोराज के समय में भी देखा कि गुजरात के साथ संघर्ष है हमारा, सोमेश्वर के समय में भी गुजरात के साथ संघर्ष था हमारा, इनके समय में भी क्या है? संघर्ष था। तो गुर्जर प्रतिहार का एक शासक था जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार, इस व्यक्ति ने भीमराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संधि करवाने का काम किया था। पृथ्वीराज तृतीय व भीमराज द्वितीय, इन दोनों के बीच संधि करवाने का जो काम किया वो जगदेव प्रतिहार ने किया था। किसने किया था? जगदेव प्रतिहार ने किया था। यहां कहानी नागौर के साथ क्या है, एक बार विराम होती है भी, क्योंकि यहां जब नागौर जीता या नागौर के युद्ध में जब पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई, तो यहां पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जो दल पंगुल के नाम से हम पढ़ते हैं, विश्व विजेता कहते हैं जिसे हम। तो यह भी लिख ले, नागौर जीत के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने दल पंगुल विश्व विजेता की उपाधि ग्रहण की। उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट, ये भी हो गई बात। इसके बाद जो संघर्ष है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अब पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के बीच में क्या है? संघर्ष है। पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण है, वो तीन है बीच में। पहला कि दिल्ली का उत्तराधिकार, क्योंकि दिल्ली का शासक पृथ्वीराज तृतीय भी बनना चाहता था और जयचंद गहड़वाल भी बनना चाहता था। सेकंड, अगर हम रीजन की बात करें तो वो ये था कि जब पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के युद्ध में परमर्दी देव पर आक्रमण किया था, तो उस समय परमर्दी देव की सहायता करता है जयचंद गहड़वाल। तो ये दूसरा कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो हर किसी को सुनने में अच्छा लगा, कि पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करता है और अपहरण करने के बाद उससे विवाह करता है। तो ये तीन मुख्य रीजन थे जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। अब ये कहानी है पृथ्वीराज रासो से हमें सुनने को मिलती है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस ऐतिहासिक तथ्य को क्या है? स्वीकार किया है, माना है कि भी हाँ ये बात सही है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस कहानी का निराधार मानते हैं कि ये कहानी नहीं है, बस एक हम कह सकते हैं कि ठीक है मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये अलग अलग मत हैं भी। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय व जयचंद गहड़वाल। अब हम देखें कारण कि इनके बीच में संघर्ष के कारण क्या थे। अगर हम संघर्ष के कारणों की बात करें तो पहला कारण दिल्ली का उत्तराधिकार। दिल्ली का उत्तराधिकार,
कि दिल्ली का शासक दोनों ही बनना चाहते थे, लेकिन दोनों इतने प्रचंड शासक थे कि एक दूसरे को पराजित करना बहुत ही मुश्किल काम था इन दोनों के लिए। दूसरा, महोबा के युद्ध में जयचंद का परमर्दी देव को सहायता देना। और तीसरा, पृथ्वीराज, जो हर किसी को याद है भी इतिहास में, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण व उससे विवाह करना। क्योंकि इतिहास में ऐसा माना जाता है कि ये दोनों कहीं मिले, इन दोनों में प्रेम था, और इस बात का पता जब जयचंद गहड़वाल को चला तो इसके लिए एक स्वयंवर रखा गया, और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई और उसे उस स्थान पे रखा गया, घर के उस चौखट पे रखा गया जहां हम चप्पल वगैरह उतारते हैं। तो इस बात से इस बात का जब पता पृथ्वीराज तृतीय को चला तो वह वहां से संयोगिता को लेने के लिए आता है और संयोगिता को यहां से अपहरण करके ले जाता है और अजमेर ले जाकर उससे विवाह कर लेता है भी। तो इस बात से भी जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज तृतीय से क्या है, बहुत ज्यादा नाराज था भी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस ऐतिहासिक कहानी को सही माना है। यह बात तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि हां, ये जो कहानी है वो सही है, रियल में ऐसा हुआ था। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी व डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस कहानी को निराधार माना है। निराधार माना है। हो गई भी बात। तो हमने 4 संघर्ष पढ़े हैं अभी 78 में 2, 82 में, 84 में और जयचंद गहड़वाल 5 हो गए। अब पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, अपने चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन पाल लिए हैं भी। इसी समय एक बाहरी शक्ति का आक्रमण होगा हमारे भारत पे और वो है महमूद गौरी। महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं जिन्हें इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी करनाल हरियाणा और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। इसमें हमें 2 तथ्य याद करने पड़ेंगे। एक तो यह कि पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था खांडेराव, और दूसरा कि दिल्ली के तोमर वंश के शासक गोविंद राय ने पृथ्वीराज का साथ दिया। पृथ्वीराज का साथ दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
सेकंड युद्ध के अंदर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वीराज का साथ मेवाड़ शासक समर सिंह और दिल्ली के शासक गोविंद राय के द्वारा पुनः दिया गया, लेकिन सेकंड तराइन के युद्ध के अंदर खांडे राव जो एक मुख्य सेनापति था वो मारा जाएगा। सेकंड जब तराइन युद्ध हुआ, उस युद्ध के हारने के 2-3 मुख्य कारण भी हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला तो यह था कि उसका एक सेनाध्यक्ष था उदयराज, जो राजधानी से सेना लेकर चला ही नहीं था। और एक हम पढ़ेंगे कि इसमें कि एक विश्वासघात होगा प्रताप सिंह के द्वारा। जब युद्ध स्थल पर सेना पहुंची तो यह कहते हैं कि प्रताप सिंह के द्वारा अंत समय में महमूद गौरी की ओर मिल गया था। इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीतता है और पृथ्वीराज तृतीय की क्या है, हार होती है वहां पे। तो अब हम मुख्य जो बात है वो है पृथ्वीराज तृतीय व महमूद गौरी, इन दोनों के बीच में संघर्ष के 2 महत्वपूर्ण युद्ध है भी। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी और सेकंड तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। ये जो स्थल है भी ये हरियाणा में पड़ते हैं भी, हरियाणा, करनाल, हरियाणा। जितने भी बड़े बड़े युद्ध देखोगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ये सारे के सारे हरियाणा में ही है भी। अब हम पहले युद्ध की बात करते हैं, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गौरी, महमूद गौरी, इन दोनों के मध्य हुआ। गौरी जो है वो अरब से होते हुए हमारे बठिंडा तबरे हिंद के नाम से, जिसे हम पहले पढ़ते थे, तो उस किले पर अधिकार कर लेता है। उस किले पर अधिकार करने के बाद यह दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। उस समय तराइन नामक स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर दिल्ली के गोविंद राय के द्वारा गौरी पर भाले से ऐसा आक्रमण किया जाता है कि उसके आगे के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है और गौरी इस युद्ध में हार जाता है भी। यहां पे तो हम मुख्य मुख्य बातें लिखे भी इनकी कि महमूद गौरी के द्वारा तबर ए हिंद बठिंडा पर कब्जा किया गया। दूसरा, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति खांडेराव दिल्ली के गोविंद राय ने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया। नेक्स्ट, इस युद्ध से जुड़ी जुड़ी बातें मुख्य मुख्य गोविंद राय के
भाले के वार से गोरी घायल हो गया। पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में विजयी रहे। विजयी रहे। लेकिन तबरे हिंद का एक शासक जिसे नियुक्त किया था गोरी ने, काजी जियाउद्दीन, उस सेनापति को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा और गिरफ्तार करके उसे अजमेर लाया गया। अजमेर लाने के बाद कुछ धनराशि के बदले उसे छोड़ दिया गया। अब ऐसा माना जाता है इतिहास में कि 1191 में जो युद्ध है, सेकंड युद्ध 1192 में होता है। एक साल का गैप था बीच में। उस एक साल के गैप में महमूद गौरी के द्वारा पुनः अपनी सेना को संगठित करता है और एक बहुत बड़ी सेना लेकर सेकंड त्राइन के युद्ध में भारत की ओर क्या है प्रस्थान करता है। जब ये सेकंड टाइम भारत की ओर आएगा तो युद्ध करने से पहले ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में अपने 2 दूत भेजता है कि पृथ्वीराज तृतीय इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले और मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। वो जो 2 दूत आए थे, किवाम उल मुल्क और रुकनुद्दीन हमजा, वो दोनों जब पृथ्वीराज दरबार में आकर कहते हैं कि मेरे सुल्तान ने कहा है कि पृथ्वीराज तृतीय मेरी अधीनता स्वीकार करे और इस्लाम धर्म कबूल कर ले, तो पृथ्वीराज तृतीय ने सोचा कि यार ये फिर आ गया वापस मुंह उठा के यहां। इससे पहले तो इसको यहां से 2 दांत तोड़ के भेजे ही थे ना, लगता है इस बार तो इसका पूरा काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ये कदाचित भी नहीं है कि भी मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हमारी जो भेंट है वो युद्ध स्थल पर ही होगी। तो सेकंड युद्ध करने के लिए जब पृथ्वीराज तृतीय निकला और युद्ध स्थल पर पहुंचा तो पीछे से इसका मूल सेनापति उदयराज सेना लेकर नहीं आया, राजधानी से रवाना ही नहीं हुआ था। खांडेराव इस युद्ध के अंदर मारा जाता है और समर और प्रताप के द्वारा विश्वासघात, इन 2 या 3 कारणों की वजह से पृथ्वीराज तृतीय सेकंड त्राइन का युद्ध क्या है हार जाता है। हारने के बाद पता चलता है कि गजनी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को सिरसा सरस्वती नदी या सरस्वती नामक एक स्थान के निकट पकड़ लिया गया और वहीं उसे मार दिया गया। कुछ इतिहासकार में हम बात करें तो पृथ्वीराज राजसो यह कहता है कि नहीं, गोरी पृथ्वीराज तृतीय को यहां से गिरफ्तार करके गजनी लेकर गया और वहां कुछ समय तक उसको कैद में रखा और चंद्रबरदई जब उससे मिलने के लिए गया तो सबद भेदी बांध से पहले गोरी मरता है, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारता है चंद्रबरदई और फिर स्वयं आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये बातें तथ्यात्मक है, कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो बना हुआ है, भी तारागढ़ दुर्ग में हम देखते हैं इनके। तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करें इसकी। घायल हो गया पृथ्वीराज तृतीय ने काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर अजमेर लाया। जियाउद्दीन को कैद करके अजमेर लाया। अजमेर लाया, वह कुछ धनराशि के बदले छोड़ दिया। तो ये तो मुख्य मुख्य बात है भी त्राइन के प्रथम युद्ध को लेकर। अब हम बात करते हैं त्राइन के सेकंड युद्ध की। त्राइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध
त्राइन का द्वितीय युद्ध। अब त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है, उस युद्ध से पहले गौरी के द्वारा भेजे गए दूत, गौरी के द्वारा भेजे गए दूत, एक तो है, कौन है भी, एक तो रुकनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा, सॉरी हमजा, और दूसरा किवाम उल मुल्क, मुल्क। इन दो सेनापतियों को पहले संधि करने के लिए कह दो या सलाह मशुरा करने के लिए भी पहले हम बैठकर बात कर लेते हैं, अगर आप हमारी अधीनता स्वीकार करो तो। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा अधीनता मानने से इनकार कर दिया गया और सेकंड त्राइन के युद्ध में महमूद गौरी जीतता है भी फिर बाद में। ये बातें हो गई भी यहां पर कंप्लीट हमारी। हमने देखा कि इसके बाद त्राइन के पृथ्वीराज के मुख्य सेनापति उदयराज के द्वारा सेना लेकर राजधानी से नहीं चलना। पहला कारण तो यही था, पृथ्वीराज तृतीय के हारने का पहला कारण था कि उसका जो सेनापति था वो सेना लेकर वहां से रवाना ही नहीं हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग मेवाड़ शासक समर सिंह व दिल्ली के गोविंद राय ने किया। पृथ्वीराज तृतीय का मुख्य सेनापति खांडेराव मारा गया। ठीक है, इस युद्ध में महमूद गौरी की जीत हुई। जैसे ही सेकंड त्राइन के युद्ध में महमूद गौरी जीता, जीतने के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है जिसे हम सल्तनत काल के रूप में पढ़ेंगे भी। अब सल्तनत काल के रूप में हम देखेंगे तो आगे पूरा 1192 में तो सत्ता स्थापित होती है और 1707 मुगलों का उत्तराधिकारी जब हम पढ़ते हैं वहां तक कंप्लीट हम देखेंगे तो बीच में मुस्लिम शासकों की बातें ही होती रहती है। इनके फायदे भी है, नुकसान भी है। इस युद्ध में महमूद गौरी की जीत हुई। महमूद गौरी के द्वारा सिरसा के सरस्वती नामक स्थान के पास
पास पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया गया। ठीक है, बात तो यही थी बस। इसके बाद लेकिन हसन निजामी की पुस्तक ताजुल नासिर से हमें इस बात की जानकारी मिलती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो कुछ और ही बोलता था भी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक तारागढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज तृतीय की छतरी गजनी। अब छतरी इनकी गजनी बनी हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य हो सकते हैं कि शायद इसे गजनी ले जाया गया होगा। तो गौरी की जीत के साथ ही उत्तर भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है, क्योंकि यहां से राजपूत काल वन टाइम एक बार के लिए पूर्णतः निष्क्रिय हो जाते हैं अभी, और सल्तनत काल के रूप में हम दिल्ली पे देखते हैं तो एक नए राजवंश के रूप में हम पढ़ते हैं फिर बाद में भी इनको। अब इनकी मुख्य बातें कर लेते हैं भी, और जो भी बची हुई बातें हैं भी, मुख्य बातें। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। पद्मनाभ को बनाया गया। किसे बनाया गया? अभी पद्मनाभ को बनाया गया। यह प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में भी, यह भी ध्यान रहे कि कला और साहित्य या कला या संस्कृति विभाग की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा की गई, जिसमें या जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम अभिलेख कौन सा है भी? बेदला या बड़लिया। और अंतिम अभिलेख आवलंदा। ये इनका अंतिम अभिलेख था। इनकी भी हमें बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ के साथ इनके दरबारी विद्वान में पहले हैं जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखे। पृथ्वीराज विजय जयानक जो है ये कश्मीर के विद्वान थे भी। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना पुष्कर झील के किनारे बैठकर की थी। पुष्कर झील के किनारे। नेक्स्ट दूसरे,
कौन है अभी दूसरे बताओ अब आप। हाँ जी, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन और विद्यापति गौड़। और नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट चौथे, सॉरी, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई जो थे ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि भी था, मित्र भी था और सहयोगी भी था। तीनों ही चीज, मतलब ये दरबारी विद्वान था। पृथ्वीराज रासो जो है वो इनका ग्रंथ है भी। पृथ्वीराज रासो, इसमें कुल 10,000 छंद माने जाते हैं। हिंदी की ब्रज भाषा का एक महान या महाकाव्य माना जाता है इसे, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय हैं इसमें के अंदर कुल भी। और अगर हम इनकी बात करें तो पृथ्वीराज रासो से चौहानों की मूल जानकारियां भी हमें मिलती है भी, इन्हीं से ही हम बात करें तो। साथ के साथ अगर हम पृथ्वीराज रासो के इस ग्रंथ को देखें तो पृथ्वीराज रासो से हमें हिंदी के एक ब्रज भाषा का महाकाव्य है, इसकी जो एक प्रति है वो बीकानेर के सरकारी पुस्तकालय में रखी गई है। ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बस। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा सिलसिले संप्रदाय की स्थापना होती है और अजमेर में इनकी क्या है, दरगाह बनी हुई है भी। हमने इतना पढ़ा। आज हमने पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय के साथ साथ अजमेर के पूर्णतः चौहानों की बात कर ली। इसके बाद जो शासक है वो है गोविंदराज। जब पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई तो इन्हीं के पुत्र गोविंदराज यहां से अपदस्थ कर दिए गए, या इनको कुछ समय के लिए यहां का शासक बनाया गया था, लेकिन इन्हीं के चाचा थे जिनका नाम है हरिराज। यह हरिराज गोविंदराज पर क्या कर लेता है, आक्रमण करता है गोविंदराज पे आक्रमण करता है तो ये अजमेर छोड़कर रणथंभौर चले जाते हैं और रणथंभौर शाखा के ये क्या कहलाएंगे, गोविंदराज संस्थापक कहलाएंगे। और यहां शासक कौन बनता है, हरिराज बनता है। लेकिन हरिराज ने भी कुछ समय के बाद दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। उस कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ युद्ध में ये पराजित होते हैं और बाद में इन्हें यहां से हटा दिया जाता है और पूर्णतः अजमेर के ऊपर सल्तनत काल का क्या है, आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये थी आज अजमेर के चौहानों की शाखा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद जी आपका।